चलिए शुरू करते हैं अध्याय 28 एनसीईआरटी सॉल्यूशन, जो कि महेश वर्णवाल का बुक है, जिसमें आज पढ़ेंगे संस्कृति और सामाजिक सुधार आंदोलन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए स्पेशली। और ये जो है बीपीएससी टायर 1 करें या टायर 2, जो भी तैयारी करते हैं या आप स्पेशली जिनका हिस्ट्री है उनके लिए, तो आप पढ़ के जाइए, 100% क्वेश्चन लड़ेगा, ये नलिन अकेडमी का वादा है। तो चलिए वो सब बातें तो हो गई, अब चलते हैं, शुरू करते हैं, बकवास खत्म, अब स्टार्ट करते हैं, इसे पार्ट बाय पार्ट करते हैं और शुरू करते हैं। थोड़ी कभी कभी पढ़ाई अपनी कर लेनी चाहिए, इसलिए कर लेते हैं, नहीं तो नहीं करते, क्योंकि हम जानते हैं आप हैं तभी हम हैं, क्योंकि आप नहीं तो हम नहीं, ये आप जानते हैं। मेरे बिना आप रह सकते हैं, लेकिन हम आपके बिना नहीं रह सकते। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपके सामने कि ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत अगर आपसे पूछे तो ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, अद्वैतवाद पर है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत अगर पूछे तो बता दिएगा अद्वैतवाद। अब चलिए इस पे हम पढ़ते हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा कलकत्ता में की गई। इसे हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन माना गया। ठीक है, समझ गए? अगर आपसे पूछे कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ, 20 अगस्त 1828 ईस्वी में, याद रखिएगा। ब्रह्म समाज की स्थापना अगर पूछे तो 20 अगस्त 1828 बता दिएगा, और राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया था। कहाँ किया गया था? कलकत्ता में किया गया था। ये तो क्लियर हो गया। ये हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन था, ये भी याद रखिएगा। ब्रह्म समाज का स्वरूप जो है भारतीय था। अगर पूछे ब्रह्म समाज जो आप देख रहे हैं वो उसका स्वरूप बताइए, तो वो बताइएगा आप, ब्रह्म समाज का स्वरूप जो है भारतीय था, इंडियन था, ये जान लीजिए। और इसे अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था कहा जाता है। तो अद्वैतवादी हिंदुओं की संस्था किसे कहा जाता है? ब्रह्म समाज को कहा जाता है, याद रखिएगा। अब ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन राय, जिसकी स्थापना कहाँ हुई? कलकत्ता में। और इसका डेट अगर पूछ दे तो 20 अगस्त 1828 बता दीजिएगा। क्लियर? और ब्रह्म समाज को ही अद्वैतवादी हिंदुओं की जो है संस्था है, और ये ब्रह्म समाज जो है हिंदू धर्म का प्रथम सुधारवादी आंदोलन था। और ये एक तरह से ब्रह्म समाज का स्वरूप जो है भारतीय था, इंडियन था, ये जान लीजिए। ठीक है, क्लियर। अब चलिए आगे पढ़ते हैं। राजा राम मोहन राय जो हैं, राजा राम मोहन राय जो थे, एकेश्वरवाद में विश्वास करते थे, मतलब एकेश्वरवाद पर विश्वास करते थे, तथा उन्होंने मूर्ति पूजा, ठीक है, मूर्ति पूजा एवं अवतारवाद का विरोध किया। याद रखिए, मतलब एकेश्वरवाद पर विश्वास किए, ईश्वर एक है ये मानते थे वो, उनमें कोई दिक्कत नहीं था, राजा राम मोहन राय मानते थे। मूर्ति पूजा और अवतारवाद, जो भगवान का अवतार है या मूर्ति पूजा है, उस पर ये विरोध करते थे। कौन? राजा राम मोहन राय। उनके उपदेशों का जो है सार जो है सर्वधर्म समभाव था। मतलब इनका उपदेश क्या था, जो ये बोलते थे धर्म के बारे में कि सर्वधर्म समभाव, सब धर्म जो है संभव है, मतलब कहने का मतलब एक ही है, और क्या, यही इनका मतलब है। तो इनका अगर उपदेश पूछे तो सर्वधर्म संभव, याद रखिए, हूबहू पूछेगा ये कि ये किनका कहा हुआ है, तो राजा राम मोहन राय का कहा हुआ है। ठीक है, इनका उपदेश है भाई सर्वधर्म संभव, तो राजा राम मोहन राय का। क्लियर हो गए? चलिए आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है कि निम्न महापुरुषों में से कौन भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहलाता है या कहते हैं? किन्हें कहते हैं, ये भी सवाल बन सकता है कि नहीं, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कहते हैं या कहलाता है। कोई भी सवाल बने, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बस इतना जरूर ध्यान रखना है कि भारतीय राष्ट्रवाद का जनक है कौन। तो ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, जस्ट अभी ऊपर पढ़े, ब्रह्म समाज का संस्थापक माने जाते हैं। अब और पढ़ते हैं, जानकारी लेते हैं। तो देखिए, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता तथा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है। अब देखिए, दो ढंग से इनको याद कर सकते हैं। कैसे? देखिए, राजा राम मोहन राय को आगे तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता मानते हैं, मतलब जनक मानते हैं। पुनर्जागरण का पिता कौन है भारत का? तो हम मानेंगे राजा राम मोहन राय को। टिक लगा के आइएगा, एकदम 100% ना लगा के आइएगा। अगर आपसे पूछते कि अच्छा भारतीय राष्ट्रवाद का जनक कौन है, तो ये राजा राम मोहन राय हैं। तो राष्ट्रवाद का जनक हूं, भारतीय होना चाहिए, ये जरूर ध्यान रखिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद का जनक होना चाहिए या भारतीय पुनर्जागरण का पिता होना चाहिए, है ना? और नहीं तो ऑप्शन में अगर है राजा राम मोहन राय हैं, तब पुनर्जागरण है, तो सही टिक लगाइएगा, ऐसे अन्यथा गलत करके मत आइएगा। तो याद रखिएगा, भारतीय पुनर्जागरण के पिता का जो है किन्हें कहा जाता है, तो राजा राम मोहन राय को। और भारतीय राष्ट्रवाद का भी जनक राजा राम मोहन राय को, भूलेंगे नहीं ना? चलिए, इन्होंने कौन? राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा। इन्होंने तत्कालीन हिंदू समाज में जो है व्याप्त बुराइयों को समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। देखिए, क्वेश्चन को कैसे
बन सकता है। ऊपर क्या पढ़े थे आप, डायरेक्टली पढ़े थे भाई कि 20 अगस्त 1828 को राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना हुई थी। कहां हुआ था, तो कलकत्ता में हुआ था, ये पढ़े थे। यहाँ पे क्या कर दिया है कि इन्होंने क्या किए कि तत्कालीन जो है हिंदू समाज में जो व्याप्त बुराइयां थी, अंधविश्वास था, उसको समाप्त करने के लिए 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की। ठीक है, और इन्हें जो है भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी माना जाता है। तो अगर आपसे आ जाए कि राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है तो यस माना जाता है, या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है तो यस माना जाता है। अगर पूछा जाए कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की, तो राजा राम मोहन राय किए। कब किए, तो 20 अगस्त 1828 में किए। इससे ज्यादा क्या बोलूं, कहाँ किए, तो कलकत्ता में किए, मतलब बंगाल में कलकत्ता में किए। ये भी हो गया, आपसे भूलिएगा नहीं ना। चलिए अब चलते हैं और पढ़ते हैं। मुगल शासक अकबर, ठीक है, यहाँ पे पढ़ लेते हैं। मुगल शासक जो है अकबर द्वितीय, अकबर नहीं, अकबर द्वितीय की बात हो रही है। मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि प्रदान की। तो ये एक बात याद रखिएगा कि मुगल शासक जो अकबर द्वितीय था, उसने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि धारण करवाई थी। मतलब उपाधि दिया था, उपाधि प्रदान किया था कि आप राजा राम मोहन राय हैं, है ना। इस तरह से उस समय उपाधि का आप जानते ही हैं। अब चलिए, सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राजा राम मोहन राय के प्रयासों के फलस्वरूप, ठीक है, प्रयासों के फलस्वरूप लॉर्ड वेंटिंग ने 1829 ईस्वी में सती प्रथा को प्रतिबंध कर दिया। समझ में आ गया कि नहीं, एक मिनट रुकिएगा। सबसे बड़ा सवाल बनता है कि लॉर्ड वेंटिंग ने, यहाँ पे फिर से सुन लीजिए, कि सामाजिक सुधार के क्षेत्र में राम मोहन राय, मतलब राजा राम मोहन राय के प्रयास के फलस्वरूप क्या हुआ कि लॉर्ड वेंटिंग ने 1829 में जो सती प्रथा पर प्रतिबंध कर दिया। तो सती प्रथा पर रोक जो है किसके समय में हुआ था, तो लॉर्ड वेंटिंग के समय में हुआ था। कब हुआ था, तो 1829 में हुआ था। उस समय कौन थे एक सामाजिक सुधारक, तो वो थे राजा राम मोहन राय थे। ऐसे याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट बनता है। किसके साथ मिलकर जो है लॉर्ड वेंटिंग ने सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया था, राजा राम मोहन राय के साथ मिलकर। याद रखिएगा कब, 1829 में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। चलिए तीसरा प्रश्न क्या है कि प्रार्थना समाज का संस्थापक कौन था। अब लीजिए, ब्रह्म समाज की पढ़ लिए, राजा राम मोहन राय थे। अब प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे, तो प्रार्थना समाज के संस्थापक अगर आपसे पूछे तो हम बताएंगे आत्माराम पांडुरंगा जी थे। तो आत्माराम जो हैं पांडुरंगा जी जो थे प्रार्थना समाज के संस्थापक थे। अब चलिए ऊपर कि सिर्फ आत्माराम पांडुरंगा थे कि और भी साथ में थे इनके साथ, क्योंकि भूमिका निभाए थे प्रार्थना समाज में। तो चलिए पढ़ लेते हैं, फास्ट पढ़ते हैं। याद हो रहा है कि नहीं बताइएगा, नहीं तो फिर से रिपीट करने में हमको कोई दिक्कत नहीं होता। प्रार्थना समाज की स्थापना मुंबई के केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से 31 मार्च 1867 में, 67 का का मतलब 1867 में, तो 31 मार्च 1867 को हुई थी। अब यहाँ पे सवाल क्या बना, प्रार्थना समाज की स्थापना कहाँ हुआ, मुंबई में हुआ। प्रार्थना समाज की स्थापना जो है किनकी प्रेरणा से हुई, तो केशव चंद्र सेन की प्रेरणा से हुई। कब हुआ, तो 31 मार्च 1867 मतलब 1867 में हुआ। याद हो गया। इसके संस्थापक जो हैं, किसके संस्थापक, प्रार्थना समाज के संस्थापक, जो मुंबई में हुआ है स्थापना इसका, तो इसके संस्थापक जो हैं, ठीक है, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा थे। तो पूछा जाता है कि केशव चंद्र जो सेन थे, इनकी प्रेरणा से ये शुरू किया गया था 31 मार्च 1876 को। याद रखिएगा, प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी मुंबई में, इनकी प्रेरणा से हुआ था, लेकिन संस्थापक माने जाते हैं डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगा। ये हो गया। अब आप सवाल क्या बनता है कि प्रार्थना समाज के द्वारा विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया गया। इसके द्वारा जाति प्रथा के भेदभाव को भी समाप्त करने का प्रयत्न किया गया। अब देखिए इसमें सवाल क्या है कि बनता क्या है, पूछता है कि जैसे सती प्रथा जो आप पढ़े ऊपर, ब्रह्म समाज में ये मुद्दा बना था, सती प्रथा को प्रतिबंध लगाया गया था, राजा राम मोहन राय और लॉर्ड वेंटिंग के मदद से हुआ था। अब इसमें क्या हुआ कि प्रार्थना समाज जब आया था तो इसमें एक मुद्दा बना, प्रार्थना समाज के द्वारा जो है बना कि विधवा विवाह हो गया। ठीक है, विधवा विवाह जो है, स्त्री शिक्षा और स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की आयु में वृद्धि हो, इसमें मतलब महत्व दिया जाए, इसे बढ़ावा दिया जाए। ठीक है, महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए गए उसमें, किसमें, प्रार्थना समाज में मुद्दे उठाए गए थे। ठीक है, वास्तविक में मुद्दे उठाए गए थे, इसमें प्रयास किया गया था। तो कुछ हुआ था, कुछ कहीं कहीं नहीं हुआ था, तो इसमें माना जाता है कि उठाया गया था, प्रयास में था। ठीक है, और भी क्या हुआ कि इसमें जाति प्रथा जो है उसका भेदभाव को दूर किया जाए।
ये भी मुद्दे जो है उठाए गए थे, प्रयत्न किए गए थे और कहीं कहीं हुआ भी था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ था, बहुत काम आया था। तो ये जरूर ध्यान रखना है। तो विधवा विवाह, स्त्री शिक्षा, स्त्री पुरुष पुनर्विवाह की जो है बातें और किस जो है धार्मिक सुधार में चर्चा हुई है, तो ये प्रार्थना समाज में हुआ है। प्रयास कहाँ किया गया है, तो प्रार्थना समाज के तहत किया गया है। इसकी स्थापना मुंबई में हुआ है और इसके जो है संस्थापक हैं आत्मा राम पांडुरंगा है। प्रश्न की बात करते हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना जो है 1875 ईस्वी में कहाँ की, बताइएगा कहाँ की है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा क्या हुआ, आर्य समाज की स्थापना हुआ। सबसे बड़ा सवाल तो ये है, इसकी स्थापना कब हुई, 1875। कहाँ हुआ ये पूछ रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए मुंबई। मुंबई हो जो रहे, आपका आंसर मुंबई होगा, महाराष्ट्र होगा। अब चलिए आगे चलते हैं। अब सवाल कैसे बनते हैं अब ये जानते हैं। तो देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा 1875 में, मतलब 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई। तो आर्य समाज की स्थापना किनके द्वारा किया गया, बताएंगे। आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया। अच्छा, कब किया गया, तो 1875 में। कहाँ किया गया, तो मुंबई में। क्लियर हो गए। कौन इसके संस्थापक हैं, स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। रिपीट कर रहा हूं कि नहीं। अब देखिए, बाद में क्या हुआ कि 1877 में, मतलब 1877 ईस्वी में इसका मुख्यालय जो है लाहौर बन गया। अब याद रखिएगा, आर्य समाज एक ऐसा आर्य समाज है जो कि सबसे पहले इसकी स्थापना मुंबई में हुई, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा किया गया 1875 में। बाद में क्या हुआ कि इसका मुख्यालय जो है, हेडक्वार्टर जो है 1877 में लाहौर चला गया, लाहौर बनाया गया। बस इतना ध्यान रखना है। जैसे पूछेगा कि आर्य समाज का मुख्य नारा था क्या, तो वेदों की ओर लौटो। ये भी सवाल पूछता है कि वेदों की ओर जो लौटो, ये किनकी नारा है, तो स्वामी दयानंद सरस्वती की नारा है। क्लियर हो गए। अगर आपसे ये भी पूछे कि आर्य समाज का मुख्य नारा बताएं, तो वेदों की ओर लौटो ये नारा है आर्य समाज का। तो कौन दिए थे, तो स्वामी दयानंद सरस्वती दिए थे। इसमें 3 सवाल आपका बना। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। 1877 में, मतलब 1877 में इसका मुख्यालय, आर्य समाज का मुख्यालय जो है मुंबई से हटकर लाहौर बन गया था। ये क्लियर हो गए। ठीक है, आर्यों का मुख्य जो है बताएंगे, आर्य समाज का मुख्य नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। या स्वामी दयानंद सरस्वती का नारा क्या था, वेदों की ओर लौटो। कोई भी हो, संस्थापक वही है ना। ठीक है, अब देखिए सवाल बना है, उन्होंने कौन, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। उन्होंने अपने उपदेशों का प्रसार जो है आगरा से प्रारंभ किया तथा झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए खंडनी पताका फहराया। याद रखिएगा, आपसे ये भी सवाल पूछेगा क्या, आगे तो शुरुआत कहां से किए, आगरा से शुरू किए। प्रारंभ कहां से किए थे, अगर अपने उपदेशों का प्रचार, जैसे वेदों की ओर लौटो जो ये नारा दिए थे, इसका जो है याद रखिएगा प्रचार करने का शुरुआत किए थे आगरा से शुरू किए थे। आगरा से जब शुरू किए थे तो झूठे धर्मों का खंडन करने के लिए क्या किए थे कि पाखंड खंडनी पताका फहराए थे। ठीक है, क्योंकि आप देखिएगा नेट पे सर्च करिएगा तो। ठीक है, और आर्य समाज जो है, आर्य समाज ने क्या किया, छुआछूत, जाति प्रथा का विरोध किया, परंतु वर्ण व्यवस्था का समर्थन किया था। अब सोचिए कि आपसे ये सवाल पूछता है कि जैसे आप ऊपर आप पढ़े ब्रह्म समाज, प्रार्थना समाज, तो इस तरह से आप इसमें भी पढ़ रहे हैं आर्य समाज। तो आर्य समाज ने भी तो कुछ काम किया, तो जाति प्रथा पे रोक लगाने की कोशिश किया, छुआछूत का रोक लगाने की कोशिश किया, है ना। वीडियो कंटेंट कैसा लग रहा है ये जरूर बताइएगा। आगे है 5वां प्रश्न है, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव तथा अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे। तो आप बताइए किसके सदस्य थे, तो ऑप्शन नंबर डी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी के जो है सदस्य थे। कौन, एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब जो थे, तीनों जो थे वो थे क्या, ये थे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के प्रमुख सदस्य थे। प्रख्यात बोले, प्रमुख बोले, प्रसिद्ध बोले, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए जानते हैं, है ना। चलिए अब देखिए, अब क्वेश्चन क्या बनेगा, हम ये बात करते हैं। तो क्वेश्चन बनेगा, भारत सेवक, ठीक है, भारत सेवक संघ
भारत सेवक संघ कहिए या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी कहिए, की स्थापना जो है 1905 ईस्वी में पूना मतलब मुंबई में गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। अब सवाल ये बनता है कि प्रख्यात जो सदस्य थे एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर, ये सब जो थे आपके भाई प्रख्यात थे, इसके सदस्य थे। ये मान के चलिए किसके, सर्वेंट ऑफ इंडिया का सोसाइटी का, जिसको हम भारतीय सेवक संघ भी कहते हैं हिंदी में। तो अगर आपसे पूछ दे कि भारतीय सेवक संघ दे दे या सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी दे दे, इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1905 में हुआ था। कहां हुआ था तो पुणे में हुआ था, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। आप जानते हैं अब पुणे में कौन किए थे, इसके संस्थापक कौन थे, ये सवाल बनता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले थे। ये आप जानते हैं गोपाल कृष्ण गोखले जो है किनके गुरु थे, ये बताइएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, बताएंगे जरूर। तो गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा जो है इसकी स्थापना हुई थी सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसका नाम है भारतीय सेवक संघ। तो ये भी हो सकता है कि भारतीय सेवक संघ के संस्थापक कौन है, गोपाल कृष्ण गोखले। कब हुआ, 1905 में हुआ। और इसकी जो है स्थापना स्थान पूछिए तो आप बता देगा, पुणे में बता देना है हम लोग को, याद हो गया। अगर भारतीय संघ का दूसरा नाम बताइए सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी बता देगा, ये बस याद रखिएगा। अब चलिए, अब ये तो आप पढ़ चुके एमसी सीतलवाड़, बीएन राव, अलादी नाम है, सॉरी, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर इसके प्रमुख सदस्य थे। तो ये पढ़ चुके। चलिए, गोखले मतलब गोपाल कृष्ण गोखले का मानना था कि जब भारतीय शिक्षित होंगे, जब भारतीय इंडियन शिक्षित होंगे, एजुकेशन मतलब मिलेगा, तो उनका विकास होगा और साथ ही वे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से भी अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सवाल, कृष्ण गोखले मतलब गोखले का मानना था कि जब भारतीय शिक्षित होंगे, मतलब भारतीय शिक्षित मतलब एजुकेशन मिलेगा, इंडियन जो हैं हमारे, उनको एजुकेशन मिलेगा तो उनका विकास होगा, ये तो क्लियर हो गया। और साथ ही वे कौन, गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वो थे पश्चिमी शिक्षा प्रणाली से जो है अत्यधिक प्रभावित थे। पश्चिमी जो क्षेत्र होते थे उससे ये अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है ना, उसमें उस समय वहां के शिक्षा जो है बहुत इंपॉर्टेंट थी, तो प्रभावित थे। यद्यपि गांधी जी पश्चिमी शिक्षा प्रणाली के विचार से सहमत नहीं थे। ये बहुत काफी है। अब बात करते हैं छठा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, बताएंगे। तो वो था ऑप्शन नंबर सी, याद किया, केशव चंद्र सेन थे। तो निम्नलिखित में से किसने 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट को पारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, तो केशव चंद्र सेन थे। ये इंपॉर्टेंट है। अब चलिए आगे चलते हैं और जानते हैं कि क्या बात है भाई, है ना। याद रखिएगा 1872 ईस्वी में केशव चंद्र सेन के प्रयासों द्वारा जो है नेटिव मैरिज एक्ट में जो है लड़कियों का विवाह का जो उम्र था वो 14 वर्ष कर दिया गया और लड़कों के न्यूनतम आयु जो है विवाह का वो 18 वर्ष कर दिया गया था, निर्धारित किया गया था। ऐसे नेटिव मैरिज एक्ट को ही ब्रह्म विवाह भी कहते हैं, याद रखिएगा। इस अधिनियम के तहत एक अच्छा काम बहुपत्नी प्रथा हुई थी जो कि रोक लगाया गया था, समाप्त किया गया था। सातवें प्रश्न की बात करते हैं। 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। ठीक है, तो 19वीं सदी के प्रसिद्ध जो पारसी समाज सुधारक थे वो कौन थे, तो आप ऑप्शन नंबर डी जो है देखे होंगे और पढ़ रहे होंगे, बहराम जी एम मालवारी। ये जो थे पारसी समाज सुधारक थे जो कि 19वीं सदी के प्रसिद्ध थे। ये व्यक्ति जो कि बहराम जी नाम है इनका, बहराम जी एम नाम है, मालवारी नाम है। अब चलिए जानकारी लेते हैं भाई। तो देखिए बहराम जी जो हैं, बहराम जी मालवारी जो है, डायरेक्ट बोलते हैं, एम हटा देते हैं अभी, तो याद रखिए बस एम लगा देना है। बहराम जी मालवारी जो हैं 19वीं सदी के प्रसिद्ध पारसी समाज सुधारक थे। याद रखिएगा पारसी समाज सुधारक थे, इंडियन समाज सुधारक नहीं थे। ठीक है, करते थे यहाँ पारसी समाज सुधारक माने गए। इन्होंने क्या किया, कौन, मालवारी जी जो थे वो क्या किए, बाल विवाह के विरोध तथा विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में एक पत्र का संपादन किया था। अब सवाल यही बनता है कि बाल विवाह का विरोध तो करने वाले थे, कौन किए थे, मालवारी जी किए थे। बहराम जी एम मालवारी जी जो है विरोध किए, लेकिन विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किए थे। बहुत अच्छी बात है। वो समर्थन कैसे किए थे, तो एक पत्र के माध्यम से संपादन करके, एक साप्ताहिक पत्र जो आता था उस समय जो है उसके तहत से। ठीक है, ये समझ गए। अब देखिए और बात करते हैं। बहराम जी एम मालवारी के प्रयत्नों के फलस्वरूप 1891 में, मतलब 1891 में, 19वीं शताब्दी है ना, तो 1800 के लमसम में आया ना। ठीक है, 1891 में बाल विवाह को प्रतिबंध करने वाला एक प्रस्ताव लाया। कौन लाए, तो ये मालवारी जी लाए, जिसे मालवारी प्रस्ताव कहा जाता है। लीजिए बहराम जी हैं एक, बहराम जी मालवारी जो हैं एक प्रस्ताव लाए बाल विवाह को रोकने के लिए 1891 में,
उसी प्रस्ताव को क्या कहा गया? मलबारी प्रस्ताव कहा गया, ये जान लीजिए। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? ऊपर चलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ? इसके परिणाम स्वरूप एक अधिसूचना पारित हुई जिसे आयु सम्मिलित अधिनियम कहा गया। क्या कहा गया? आयु सम्मिलित अधिनियम कहा गया, जिसमें 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध लगाया गया। तो एक आयु सम्मिलित अधिनियम लाया गया, याद रखिएगा। और इसमें क्या हुआ कि 12 वर्ष से कम आयु की जो है कन्या है, उनकी शादी नहीं होगी, लड़की की शादी नहीं होगी। अब चलिए 8वां प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है, बहुजन समाज का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज के संस्थापक कौन थे, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, मुकुंद राव पाटिल थे। तो मुकुंद राव जो पाटिल हैं वो बहुजन समाज के संस्थापक माने गए थे, ये आप अच्छे से जानते हैं। अब चलिए इनके बारे में जल्दी पढ़ देते हैं। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, अभी भी क्वेश्चन बन चुका है। इससे क्या है कि जो ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर, ठीक है, ज्योतिबा फुले के विचारों से प्रेरित होकर मुकुंद राव पाटिल एवं शंकर राव यादव ने 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की थी। किसकी स्थापना की? सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की थी, 1910 में की थी। मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव यादव, ये याद रखिए। और ये किनके विचार से प्रेरित होकर किए थे? ज्योतिबा फुले के विचार से प्रेरित होकर किए थे। कब किए थे? 1910 में किए थे। ये बनेगा कि ज्योतिबा फुले के विचार से प्रेरित होकर जो है मुकुंद राव पाटिल जो हैं और शंकर राव माधव जो हैं 1910 ईस्वी में सतारा में बहुजन समाज की स्थापना की। ठीक है, अब बहुजन समाज की स्थापना कहाँ हुआ? सतारा में। कब हुआ? 1910 में। कौन किए? दो व्यक्ति नाम आता है, मुकुंद राव पाटिल और शंकर राव यादव मिलकर किए थे। किनसे प्रेरित हुए थे? तो ये प्रेरित हुए थे ज्योतिबा फुले से प्रेरित हुए थे। याद रखिएगा, इसका मुख्य उद्देश्य था किसका? बहुजन समाज का, कि कांग्रेस ब्रह्मवाद के विरोध करेंगे। एक कोल्हापुर में साहू महाराज थे। साहू महाराज ने क्या किया? ब्राह्मण एक दरबारी था, दरबारी के साथ जो है विवादों के कारण जो है इस आंदोलन का समर्थन किए थे। बस इतना ही जान लीजिए, और ज्यादा सवाल तो बनता नहीं है। अब चलिए 9वां प्रश्न की बात करते हैं। तो पिछड़े वर्ग के जो व्यक्ति थे, वर्गों का उत्थान किसका मुख्य उद्देश्य था? ये कौन सा जो है समाज है जो चाहता था कि पिछड़े वर्गों का उत्थान हो, मतलब आगे बढ़े पिछड़े वर्ग के लोग? तो वो थे ऑप्शन नंबर, याद रखिएगा, सत्यशोध समाज जो था वो पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए बहुत ही भूमिका अच्छा निभाया था और अच्छे निभा रहे थे। तो चलिए अब इससे सवाल क्या बनता है, जो कि सत्यशोधक समाज है किनका, संस्थापक कौन है, किस वर्ष हुआ था और क्यों, इसका क्या उद्देश्य था? अब चलते हैं जानते हैं। उद्देश्य तो ऐसे आप जान ही गए, पिछड़े वर्ग की बात हो रही है, चलिए जानते हैं। पिछड़े वर्ग में ये नहीं, पुरुषों का भी स्त्री का दोनों का भूमिका दिखा जा रहा है, बताया जाता है, ये जरूर। अब देखिए वर्ष 1873 मतलब 1873 की बात हो रही है। तो वर्ष 1873 में ज्योतिबा फुले ने पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए सत्यशोध समाज की स्थापना की। अब देखिए सत्यशोधक बोल दीजिए, सत्यशोध समाज बोल दीजिए, आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से अपने माइंड में सेट करते हैं, है ना। तो याद रखिएगा सत्यशोधक समाज की स्थापना अगर बात करें तो याद रखिएगा ये करने वाले ज्योतिबा फुले थे। और ये कब किया गया? तो 1873 में किया गया। और ये किस लिए किया गया? पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए किया गया। क्लियर। अब और सवाल क्या बनेगा? इस आंदोलन का उद्देश्य दलितों एवं निम्न जाति के लोगों का कल्याण करना व उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ना था। अब लीजिए आप बात करते हैं तो हम थोड़ा जानकारी ले लीजिए कि इस आंदोलन का मतलब क्या हुआ। इस आंदोलन का मतलब कि सत्यशोधक समाज आंदोलन की बात हो रही है। तो सत्यशोधक समाज जो है, सत्यशोधक जो समाज है, इसका उद्देश्य था कि दलित हो, निम्न जाति हो, उनके कल्याण के लिए व उन्हें समाज का जो है समाज में उनका एक स्थान देने के लिए यह आंदोलन से जोड़ना था। यही आंदोलन का मुख्य कारण भी था। क्लियर हो गए? तो दलित हो, निम्न जाति के लोग थे, उनके कल्याण के लिए ये समाज बना था। ये जो है सत्यशोधक समाज आंदोलन चला भी था। इसके संस्थापक ज्योतिबा फुले थे और जो कि वर्ष 1873 में इसकी स्थापना की थी। क्लियर हो गए? अब देखिए इसमें स्त्री का भी भूमिका है। इन्होंने क्या की, मतलब ज्योतिबा फुले जो थे वो स्त्रियों की स्थिति सुधारने और उनकी शिक्षा के लिए 1848 मतलब 1848 ईस्वी में एक स्कूल खोला। कौन खोले? ज्योतिबा फुले खोले। किसके लिए? स्त्रियों के लिए, महिलाओं के लिए। याद रखिएगा उनकी स्थिति को सुधारने के लिए, उनकी शिक्षा को सुधारने के लिए। कब खोले? तो 1848 में खोले। याद रखिएगा। अब इसमें क्या हुआ कि आप जानते हैं उस समय क्या था, विधवा पुनर्विवाह, सती प्रथा, ये सब जो है बहुत चलता था। ठीक है, बाल विवाह का विरोध होना, विधवा विवाह जरूरी था। ठीक है, और सती प्रथा पर रोक लगाना, ये सब शुरू से ही चलते आ रहा है। बाल विवाह विरोध किए, ठीक है, विधवा पुनर्विवाह का समर्थक थे। याद रखिएगा दो ही चीज हुआ है, एक विरोध करना, एक समर्थक। तो 10वां प्रश्न सुमिलित नहीं है, बताना है, बताइए कौन नहीं है। तो ये जो ऑप्शन नंबर डी देख रहे हैं वो आपका नहीं है। क्यों? क्योंकि याद रखिएगा
महादेव गोविंद रनाड़े जो हैं थियोसोफिक सोसाइटी के नहीं है। हाँ, राजा राम मोहन राय ब्रह्म समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज जो कि पढ़ चुके हैं, स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन, ये सही है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए महादेव गोविंद रनाड़े जो हैं आपका थियोसोफिक जो सोसाइटी है उसके नहीं है, बल्कि प्रार्थना समाज के जो हैं सपोर्टर हैं, इससे जुड़े हुए थे। कब जुड़े थे? तो 1867 से जुड़े थे, याद रखिएगा। जबकि याद रखिएगा राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज से संबंधित है, जो कि 20 अगस्त 1828 में इसकी स्थापना हुई थी। किसका? ब्रह्म समाज का, जो कि राजा राम मोहन राय किए थे। 20 अगस्त याद रखिएगा, 20 अगस्त 1828 याद रखिएगा, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो ये आर्य समाज से जुड़े हुए थे, और आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? 1875 में हुआ था। ये आप अच्छे से जानते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज के संस्थापक हैं, जो कि 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तथा स्वामी विवेकानंद जो है रामकृष्ण मिशन से जुड़े हुए थे, मतलब इसके संस्थापक थे, जो कि डेट बताया जाता है 1896 से 97 बताया जाता है, ठीक है। 1896 से 97 बताया जाता है, ये जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। और बात करें महादेव गोविंद रनाड़े तो प्रार्थना समाज के संस्थापक भी माने जाते हैं, क्योंकि सदस्य थे और यही माने जाते हैं। याद रखिएगा 1867 में इसकी बात करते हैं। तो आप बताइए प्रार्थना समाज के दो नाम पढ़े, महादेव गोविंद रनाड़े, और एक और नाम था जो कि सबसे ऊपर हम पढ़े थे, तो बताइए क्या नाम था उनका? थियोसोफिक सोसाइटी के। आगे चलिए 11वां प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन जो है सही सुमलित है? तो सही सुमलित है, बताइए इसमें सही सुमलित कौन सा है 11वां प्रश्न का? तो ऑप्शन नंबर डी, याद रखिए द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो कि भारत संघ सेवक बोला जाता है। भारत संघ सेवक, याद रखिए भारत सेवक संघ बोला जाता है, सॉरी भारत सेवक संघ बोला जाता है, जो कि इसी का नाम है, ठीक है। तो याद रखिएगा ये भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना लाला लाजपत राय, एकदम नहीं। तत्वबोधिनी सभा केशव चंद्र सेन, एकदम नहीं। केशव चंद्र सेन तो संबंधित है भाई प्रार्थना समाज से, मतलब इनकी प्रेरणा से ही प्रार्थना समाज की स्थापना हुई थी। सत्य शोधक समाज देवेंद्रनाथ टैगोर, एकदम नहीं। ज्योतिबा फुले का नाम अभी जस्ट पढ़े हैं, है ना। तो देखिए रनाड़े के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। रनाड़े के शिष्य थे गोपाल कृष्ण गोखले ने क्या किया? 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की। याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले के गुरु कौन थे? रनाड़े। रनाड़े के शिष्य कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। 1905 में क्या किए? द सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की, जिसे भारत सेवक संघ बोला जाता है, ठीक है। देवेंद्रनाथ टैगोर ने 1839 में क्या किए? मतलब 1839 में क्या किए? तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की देवेंद्रनाथ टैगोर। याद रखिए तत्वबोधिनी सभा का जो है, याद रखिएगा स्थापना जो है 1839 में हुआ। कौन किए? देवेंद्रनाथ टैगोर किए थे। अगर आपसे पूछे कि भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 ईस्वी में जो है राजा राम मोहन राय किए थे, आप अच्छे से जानते हैं, जो कि 20 अगस्त 1828 बोला जाता है। देखिए भारतीय समाज तो आप जान गए, राजा राम मोहन राय जान गए, आप जान गए। सत्य शोधक समाज की बात करते हैं तो 1875 में हुआ था, ज्योतिबा फुले थे संबंधित थे, बात करो, क्लियर हो गए। तो चलिए आगे, इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं था, समझ में आया कि नहीं बता सकते हैं। तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? राजा राम मोहन राय। अगर बात तत्वबोधिनी सभा की बात करें तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। जो बढ़िया से कि शारदा अधिनियम के अंतर्गत लड़कियों एवं लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रमशः कितनी निर्धारित की गई थी? तो याद रखिएगा 14 से 18 निर्धारित की गई थी, 14 से 18 याद रखेंगे। अब चलिए पढ़ते हैं शारदा अधिनियम के बारे में, पढ़ते हैं उस और जानते हैं कि इसके संस्थापक कौन है, कब आया और ये क्या है। शारदा अधिनियम तो शारदा के नाम पे ही आया होगा, कोई तो होंगे शारदा जी। चलिए देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डॉक्टर हरविलास शारदा, नाम ही है इनका, डॉक्टर हरविलास शारदा के प्रयास से 1929 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे आगे जो है जाके बोला जाता है शारदा एक्ट, इसी को बोला जाता है, जिसे बाल विवाह निरोधक अधिनियम है उसी को शारदा एक्ट भी बोला जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। और लाने वाले कौन थे? तो हरविलास नाम है इनका, हरविलास शारदा नाम है। इन्हीं के प्रयास से क्या हुआ? 1929 में ही ये एक्ट आया था, जिसका नाम बाल विवाह निरोधक अधिनियम भी कहिए या शारदा एक्ट कहिए, क्लियर हो गए। ये मतलब अस्तित्व में आया, अब इतना तो आप जान ही रहे। आगे चलिए तो इस अधिनियम के अनुसार, कौन से अधिनियम अभी जस्ट आप पढ़ रहे? बाल विवाह निरोधक अधिनियम, जिसे शारदा एक्ट भी कहते हैं। सब सुनते जाइए। लड़कियों के विवाह की न्यूनतम सीमा, इसी एक्ट के तहत जो है लड़कियों की विवाह की न्यूनतम सीमा 14 वर्ष, लड़कों की जो है 18 वर्ष निर्धारित की गई। सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1891 में, मतलब 1891 ईस्वी में, ठीक है, 1891 में ब्रिटिश सरकार ने भी एक प्रयास किया था। ब्रिटिश सरकार ने एज ऑफ कंसेंट, ठीक है, कंसेंट एक्ट जो है पारित किया। अब देखिए सोचिए, मतलब 1929 में जो है शारदा एक्ट आया, जिसमें लड़कियों का जो है विवाह न्यूनतम कर दिया गया 14 से 18 वर्ष, ठीक है, एक मिनट, ठीक है। लेकिन ब्रिटिश सरकार जो है 1891 में ही लाया था, एक एक्ट लाया था जिसे एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित किया था, ये भी याद रखिएगा। तो ये अलग आपका क्वेश्चन पूछेगा कि 1891 में जो है ब्रिटिश सरकार ने कौन सा एक्ट लाया था विवाह के मामले में, लड़कों लड़कियों के एज के मामले में, आयु के मामले में? तो आप बता देना है एज ऑफ कंसेंट एक्ट बता देना है। अब देखिए
अब जो ये आप देख रहे हैं एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो देख रहे हैं, इस अधिनियम के अनुसार क्या हुआ था कि 12 वर्ष से कम आयु की कन्या के विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। वही हुआ। देखिए शारदा एक्ट आया 14 से 18, तो कहने का मतलब है कि 12 वर्ष से कम आयु के बच्चा को शादी करिएगा, तो ब्रिटिश सरकार भी ये प्रतिबंध लगा चुका था। कब? 1891 में। तो क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन अगर आएगा आपका तो दिक्कत नहीं होगा। अगर चाहते हैं कि मैं और भी रिपीट करूं तो आप कमेंट करें। तो देखिए 13वां प्रश्न, क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनेंगे। निम्न में से किस वर्ग को सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? बताइए किस वर्ग ने किया था, कौन सा वर्ग था? तो ऑप्शन नंबर सी, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग जो थे वो जो है पश्चिमी सभ्यता को प्रभावित किया था। जानकारी लेते। तो सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। ठीक है, ये तो इतना तो आप क्वेश्चन में ही देख रहे हैं। तो आगे चलते हैं। 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना गया है। मतलब 19वीं सदी मतलब 1800 के लमसम में माना गया है, आप भी जानते हैं। तो 19वीं सदी की बात करते हैं तो 19वीं सदी को भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण का जो है सदी माना गया है, ये फिक्स है, आप जानते हैं। हेगल ने कहा है कि, हेगल जो है ब्रिटिश सरकार का था, हेगल ने कहा है कि पुनर्जागरण के बिना कोई भी धर्म सुधार संभव नहीं है। हेगल जो थे वो कहे कि पुनर्जागरण के बिना कोई धर्म सुधार हो ही नहीं सकता, संभव हो ही नहीं सकता। ठीक है। अब देखिए आधुनिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन नवीन पश्चात जो है समतावाद, वैज्ञानिक मानसिकतावाद, तर्कवाद और मानवतावाद पर आधारित था। क्वेश्चन क्या बनता है? तो सवाल सबसे ज्यादा इससे बना है कि पश्चिमी सभ्यता ने शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को जो है प्रभावित किया था। याद रखिएगा, पश्चिमी सभ्यता ने किया था। 19वीं सदी को जो है भारत में धार्मिक एवं सामाजिक पुनर्जागरण की सदी माना है। याद रखिएगा, ये सिंपल सवाल डायरेक्ट पूछता है। हेगल ने कहा था, हेगल जो था वो कहा था कि पुनर्जागरण के बिना जो है धर्म सुधार संभव हो ही नहीं सकता। ये हो गया। और भी क्या बना कि आधुनिक सामाजिक धार्मिक आंदोलन, ये देख रहे हैं, नवीन पाश्चात्य समतावाद, वैज्ञानिक मानसिकतावाद, तर्कवाद और मानवतावाद पर ही आधारित है। याद रखिएगा। तो ये जो सभ्यता थी ये सब जो है इसमें मिक्स था और ये बहुत ही अच्छा था। इसलिए जो प्रभावित हुआ था ये बहुत अच्छा था। शिक्षित मध्यम हिंदू वर्ग हुए थे, मतलब शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग हुए थे, यही कहने का मतलब था। तो ये सब होगा तभी तो हो सकता है, प्रभावित किसी से भी होगा। अब देखिए 14 प्रश्न की बात करते हैं, 14वां प्रश्न की बात करते हैं। किसने कहा कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं उन्हें कभी भगवान नहीं मानूंगा? ये कहने वाले व्यक्ति कौन है? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक। ये बाल गंगाधर तिलक का विचार था। ये बाल गंगाधर तिलक कहे थे अगर मान लीजिए अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, अगर भगवान छुआछूत को मानते हैं तो समझ जाइए मैं भगवान को मानता ही नहीं। यही कहने का मतलब है इनका, है ना। तो ये बाल गंगाधर तिलक का जो है विचार था। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में जानकारी जानते हैं। बाल गंगाधर तिलक जो है स्वतंत्रता आंदोलन के एक सक्रिय नेता थे। सिंपल, ये सवाल तो पूछेगा नहीं। इन्हें प्रायः लोकमान व भारत का बेताज बादशाह आदि नामों से भी जाना जाता है। सोचिए, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य तिलक तो हम जानते हैं, लेकिन एक और नाम से जाना जाता है, भारत का बेताज बादशाह। सोचिए कितना डेंजर नाम है ना। तो भारत का बेताज बादशाह के नाम से भी इनको संबोधित किया जाता था, बाल गंगाधर तिलक को, है ना। चलिए और जानते हैं तिलक जी के बारे में। तिलक जो है बाल गंगाधर तिलक जो है अपनी राष्ट्रवादी गतिविधियों में हिंदू धार्मिक क्रिया कलापों को महत्वपूर्ण स्थान देते थे। समझ गए। परंतु वे कौन? बाल गंगाधर तिलक। वे अस्पृश्यता एवं जातिवाद के विरोधी थे। ये जान लीजिए। देखिए ठीक है, ये बहुत अच्छी बात थी। अस्पृश्यता उन्मूलन के लिए आयोजित एक कार्यक्रम में इन्होंने कहा था कि यदि भगवान अस्पृश्यता को सहन करे तो मैं भगवान को भी नहीं मानूंगा। यही बात है, मतलब छुआछूत को, जो कि आप ऊपर क्वेश्चन पढ़ चुके हैं कि अगर छुआछूत को भगवान भी मानता है तो फिर हम भगवान को भी नहीं मानते। और ये सही बात है, भगवान क्यों मानेंगे भाई। चलिए आगे सवाल है, 15वां प्रश्न है कि थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना किसने की? इनका नाम बताएंगे। तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर ए, मैडम HP जो है ब्लावत्स्की। नाम है ब्लावत्स्की नाम है पूरा, ब्लावत्स्की। तो मैडम HP ब्लावत्स्की। अब चलिए इनके बारे में जानते हैं। इनके बारे में क्या है कि 1875 ईस्वी में न्यूयॉर्क में एक रूसी महिला थी जिनका नाम है वत्स्की। ठीक है, ब्लावत्स्की नाम है, ऐसे याद रखिएगा।
वलाव, ऐसे पूरा नाम बलावत्सकी, हम लोग बोलते हैं बलावत्सकी तो ये गलत सेंस में मत लीजिएगा, बस याद करवाने के पॉइंट ऑफ व्यू से सब बातें बोलता हूं मैं। तो रूसी महिला वलावत्सकी और अमेरिकी सैनिक अधिकारी कर्नल अल्कॉट द्वारा जो है थियोसॉफिक सोसाइटी की स्थापना की गई। सबसे बड़ा सवाल बनता है, क्या बनता है? थियोसॉफिक जो सोसाइटी है इसकी स्थापना कब हुई? 1875 में। कहां हुआ? न्यूयॉर्क में। इसमें दो व्यक्ति की भूमिका रही है। पहला तो आप पढ़ लिए ब्लावत्स्की का, जो कि रूसी महिला थी, ये इनका सपोर्ट के कारण बना। एक और थे जो अमेरिका के सैनिक अधिकारी थे, जिनका नाम कर्नल अल्कॉट थे। इनके द्वारा ये दोनों मिलकर जो है इस सोसाइटी की स्थापना किए थे। क्लियर हो गया? आगे चलिए। इसके संस्थापक जो है भारत में, याद रखिएगा, इसके संस्थापक भारत में जनवरी 1879 ईस्वी में पहुंचा। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देना चाहिए था कि इसका संस्थापक की जगह पे इसकी जो संस्थापना है, ठीक है, इसकी स्थापना जो है वो हुआ था जनवरी 1879 में। कहा? भारत में। ठीक है, ये पहुंचा था। देखिए न्यूयॉर्क से हुआ शुरू, इंडिया कब आया ये सवाल होना चाहिए था। यहाँ पे थोड़ा सा जो है समझने का फेर है। अगर डायरेक्ट सवाल आप सोचिए ना, ये सब छोड़िए, ये सब सोचिए कि भारत में कब आया, भारत में कब आया ये जो थियोसॉफिक सोसाइटी जो है भारत में कब आया? तो 1879 में आया। याद रखिएगा, पहुंचा। उन्होंने 1882 ईस्वी में मद्रास के समीप जो है अडयार में सोसाइटी का मुख्यालय स्थापित किया। अब ये सवाल सुन लीजिए, भारत में कब आया? तो 1889 में आया, मतलब 1879 में आया। भारत में पहुंचा कौन? तो थियोसॉफिक सोसाइटी पहुंचा। अगर पूछा जाए इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिए मद्रास के समीप अडयार सोसाइटी के समीप है। अगर इसका पूछे कि डेट कब, ये फाइनली कब ये मुख्यालय बनकर स्थापित हुआ थियोसॉफिक सोसाइटी का, तो 1882 में। बात खत्म। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न देखिए आपके सामने है, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? थोड़ा सर्दी की वजह से, थोड़ा जो है गला में दर्द होने की वजह से धीरे बोल रहा हूं, तो याद रखिएगा। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे। कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद जी थे। अब चलिए थोड़ा फास्ट पढ़ने की कोशिश तो करता हूं, अगर मैनेज करिएगा भी। नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। किसे माना जाता है? स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। इन्हें 1863 से 1902 ईस्वी तक रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा को जो है साकार करने तथा उसका प्रचार प्रसार करने तथा भारतीय दर्शन का साधारण भाषा में वर्णन करने का श्रेय जाता है। अब बात करते हैं कि इतना जो पढ़ते चले गए, इसमें तो समझ में नहीं आया होगा, नहीं आया होगा। चलिए मैं बताता हूं। सवाल बनता है कि नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। ये क्लियर हो गया। इन्हें जो है 1863 से 1902, याद रखिएगा ये सवाल ऐसे याद कर लीजिए कि 1863 से 1902 तक जो है स्वामी विवेकानंद जो है इनकी जो है भूमिका बहुत रही थी। बस इतना ध्यान रखिएगा। इन्होंने 1863 से 1902, अब याद रखिएगा 1863 से 1902 जो 2 है डेट याद रखिएगा, तक जो है रामकृष्ण परमहंस की शिक्षा को साकार किए थे। कृष्ण परमहंस आगे तो सबसे बड़ा सवाल बनता है कि स्वामी विवेकानंद के गुरु थे। ठीक है, अब इनकी रामकृष्ण परमहंस की बात को माने थे, इनकी शिक्षा को साकार किए थे। साकार कर उसका जो है प्रचार प्रसार करने तथा भारतीय दर्शन का जो है साधारण भाषा में वर्णन करने का श्रेय जाता है। मतलब रामकृष्ण परमहंस से जो ज्ञान प्राप्त किए एकदम साधारण भाषा में किए, इसलिए इनको श्रेय जाता है। स्वामी विवेकानंद को क्या श्रेय जाता है? कि भारतीय दर्शन को साधारण भाषा में समझाने का श्रेय जाता है। क्लियर हो गए। इनके गुरु कौन थे स्वामी विवेकानंद के? तो रामकृष्ण परमहंस थे। ये जो है नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि माने जाते हैं। डेट अगर पूछ दे तो 1863 से 1902 ईस्वी तक बोलिएगा। क्लियर हो गया। और सवाल क्या बनेगा कि 1893 मतलब 1893 ईस्वी में शिकागो गए। कब गए? 1893 में गए। सोचिए 1863 से 1902 के बीच में ये रामकृष्ण परमहंस के जो है मार्ग पे ही, इनके विचारों पे ही वो चले थे, लेकिन ये अपने नव हिंदूवाद का सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधित्व करते हुए भी चले थे। ये भी आता है, तो ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो ये जो है अपने प्रचार प्रसार साधारण भाषा में, भारतीय दर्शन का ज्ञान जो है साधारण भाषा में दिए थे, याद रखिएगा, जो कि अच्छे से लोगों को समझ में आ जाए। और ये जो है शिकागो में गए थे। इनका कहानी तो शिकागो का बहुत फेमस है, आप पढ़िएगा कभी भी नेट पे। लेकिन 1893 ईस्वी में क्या हुआ? वे शिकागो गए, जहां उन्होंने विश्व धर्म संसद
ठीक है, विश्व धर्म संसद जिसे वर्ल्ड पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन बोलते हैं, में भारत की ओर से सनातन धर्म की व्याख्या की। सोचिए, मतलब ये विवेकानंद को शिकागो भेजा गया था, स्वामी विवेकानंद को 1893 में, वहां जाके बोला गया कि सनातन धर्म का व्याख्या, मतलब व्याख्या करके आइए, और ये करके आए थे, ये जान लीजिए। और ये विश्व धर्म संसद में ये भारत की ओर से गए थे, समझ गए, और सनातन धर्म का व्याख्या किए थे। 17वां प्रश्न है कि महाराष्ट्र के किस समाज सुधारक को लोक हितवाद कहा जाता है? तो लोक हितवाद कहा जाता है तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता है। अब चलिए आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। महाराष्ट्र के समाज सुधारक गोपाल हरि देशमुख जो है, इनका समय अगर पूछे तो 1823 से 1852 बताइएगा, मतलब 1823 से लेके 92 बता दीजिएगा, ईस्वी बता दीजिएगा। तो महाराष्ट्र के समाज सुधारक कौन है? महाराष्ट्र के समाज सुधारक है, याद रखिएगा कौन? गोपाल हरि देशमुख है। ये जो गोपाल हरि देशमुख है 1823 से लेकर 92 ईस्वी तक माना जाता है इनका। ये गोपाल हरि देशमुख जो है पेशे से न्यायाधीश थे। क्या थे? न्यायाधीश थे, जो कि 1880 ईस्वी में, 1880 में मतलब 1880 में गवर्नर जनरल की परिषद के सदस्य भी रहे थे। सोचिए, गवर्नर जनरल के परिषद के सदस्य भी रहे थे 1880 में। कौन? गोपाल हरि देशमुख थे। ये महाराष्ट्र के समाज सुधारक माने जाते हैं। इनका डेट काल पूछे तो 1823 से 1892 याद रखिएगा। अब हरि देशमुख की बात करें तो ये जो थे लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते थे, मतलब जाने जाते हैं, अभी भी जाने जाते थे, वो आप पे डिपेंड करता है किस तरह चले। तो याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख जो थे वो लोकहितवादी के नाम से भी जाने जाते हैं, याद रखिएगा। और आगे चलेंगे कि गोपाल हरि देशमुख जो है राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रतीक के रूप में जो है हस्त निर्मित खादी वस्त्र पहनकर जो है, याद रखिएगा, 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। सबसे बड़ा सवाल ये बनता है कि जो गोपाल हरि देशमुख जो थे ना, वो थे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे। आत्मनिर्भरता मतलब खुद से बनाना, खुद से पहनना, ये कहने का मतलब है। आत्मनिर्भर मतलब खुद पे रहना। तो याद रखिएगा, गोपाल हरि देशमुख जो थे राष्ट्रीय आत्मनिर्भरता के प्रतीक थे, और वो जो हस्त से मतलब हाथ से निर्मित जो है खादी वस्त्र पहनकर ही 1876 ईस्वी में, याद रखिएगा, दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। किस दरबार में? दिल्ली दरबार में उपस्थित हुए थे। सोचिए, जोश एनर्जी के साथ पढ़िए तो आपको लगेगा, जब सोचिए कि मैं जोश एनर्जी में हूं तो आपको कितना होना चाहिए, है ना। चलिए, इन्होंने ज्ञान प्रकाश, हिंदू प्रकाश, लोक हितवादी समाचार पत्रों की स्थापना की। समझ गए? तो ये जो गोपाल हरि देशमुख जो है, याद रखिएगा, वो क्या किए? ज्ञान प्रकाश, इंदू बोला जाता है, हिंदू मैंने बोल दिया, इंदू प्रकाश लोक हितवादी समाचार पत्रों की स्थापना किए थे। याद रखिएगा, सबसे बड़ा सवाल पूछता है कि गोपाल हरि देशमुख जो थे 1876 ईस्वी में दिल्ली दरबार में खादी पहनकर पहुंचे थे। समझ गए? ये जरूर ध्यान रखिएगा। एक बात बताऊं, अगर आपको एग्जाम निकालना है तो 2 महीने एकदम दूर हो जाइए दुनियादारी से और समाज सेवा से। मैं चैलेंज देता हूं, अच्छी रहे, ठीक है। ये जरूर है, थोड़ी डिस्टेंस, पारिवारिक डिस्टेंस बनाना जरूरी होता है। अगर बनाइएगा तभी रिजल्ट होने का चांस ज्यादा रहता है। ये मेरा मानना है, आप लोग का अपना अपना है, तो आप सोच लीजिएगा। 2 महीने, ज्यादा नहीं, एग्जाम का 2 महीना बस आप डिस्टेंस बना लीजिए, रिजल्ट आपका हो जाए। ये मैं प्रूफ के साथ कह सकता हूं। चलिए आगे चलते हैं। 18वां प्रश्न की बात करें, मैं लेक्चर देना नहीं था, दे दिया। अगर अच्छा लगे तो रखिए, नहीं लगे तो छोड़ दीजिए, वो जरूरी नहीं, प्रेशर नहीं है किसी को। 18वां प्रश्न की बात करेंगे कि कलकत्ता के सुप्रसिद्ध प्रेसिडेंसी कॉलेज, पूर्व हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की थी? किसने किए थे बताइएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय थे। कौन थे? राजा राम मोहन राय थे, और इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आगे चलिए पढ़ते हैं। 1817 ईस्वी में कलकत्ता के सुप्रसिद्ध जो है प्रेसिडेंसी कॉलेज, जिसे हिंदू कॉलेज जो है कहा जाता है, तो इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने, याद रखिएगा, डेविड हेयर की सहायता से की थी। अब मान लीजिए कि जो कलकत्ता में जो हुआ, एक सुन लीजिए फिर से, 1817 में क्या हुआ? कलकत्ता में क्या हुआ? 1817 ईस्वी में कलकत्ता के जो है एक हिंदू कॉलेज की स्थापना हुई। कहाँ हुई? कलकत्ता में। और कलकत्ता में तो हिंदू कॉलेज का दूसरा नाम अगर पूछ दे आपसे तो आप बताइएगा प्रेसिडेंसी कॉलेज। प्रेसिडेंसी कॉलेज को ही हिंदू कॉलेज भी कहते हैं, या हिंदू कॉलेज को ही प्रेसिडेंसी कॉलेज कहते हैं, आप जैसे याद कर सकते हैं। अब ये इसकी स्थापना कहाँ हुई? कोलकाता में। और कोलकाता में कब हुआ? 1817 में। इसके संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय थे। और अगर संस्थापक थे तो इसकी मतलब राजा राम मोहन राय की सहायता कौन किया? तो डेविड हेयर किए। इनकी सहायता से ही ये कॉलेज की स्थापना हुआ। क्लियर हो गए? अगर आपसे पूछे कि पाश्चात्य पद्धति पर आधारित उच्च शिक्षा देने वाला यह प्रथम कॉलेज था जो कि मानवतावाद, तर्कवाद, समतावाद पर आधारित था,
ठीक है, क्लियर हो गए। अगर आपसे पूछे 1854 ईस्वी में कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया, तो याद रखिएगा 1854 में ये एक तरह से पूरी तरह से यह कॉलेज प्रेसिडेंसी कॉलेज बन गया था। क्लियर हो गए। चलिए 19वां प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो किया गया था वो किया गया था ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद द्वारा, जो कि इनका दूसरा नाम अगर दे दे नरेंद्र नाथ दत्त बोल दीजिएगा, ठीक है। स्वामी विवेकानंद का दूसरा नाम है नरेंद्र नाथ दत्त है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। आगे देखिए 1897 ईस्वी में क्या हुआ कि स्वामी विवेकानंद ने क्या किया, रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना की है। रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की है स्वामी विवेकानंद, ये क्यों किए थे पता है? क्योंकि ये रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण परमहंस जो थे इनके गुरु थे, किनके? स्वामी विवेकानंद के। ऐसे आप याद कर सकते हैं, जो कि हम ऊपर पढ़ चुके। ठीक है, फिर से सुन लीजिए। तो 1897 में स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ये हो गया क्लियर। अब पूछ रहा है कि सर्वप्रथम मठ की स्थापना जो है कलकत्ता के समीप जो है वरानगर में की गई। आगे चलते हैं, तत्पश्चात की बात करते हैं। तो तत्पश्चात में बेल्लूर, बेल्लूर मतलब बेल्लूर जो है कलकत्ता में ही पड़ता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। बेल्लूर मतलब वर्तमान में कलकत्ता। तो बेल्लूर में मिशन की स्थानांतरित किया गया। अब याद रखिएगा, ये जो रामकृष्ण मिशन का जो फाइनली अगर पूछा जाए, एड्रेस पूछा जाए या जो कहिए कि इसका मेन स्थापित कहाँ किया गया, स्थानांतरित कहाँ किया गया था, तो बेल्लूर में मतलब कलकत्ता में किया गया था। ठीक है, मतलब स्थानांतरित किया गया, वहां से बेल्लूर ले आया गया था। ये भी जरूर ध्यान रखिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछता है। आगे चलते हैं, 1899 में बात करते हैं। 1899 ईस्वी में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर बेल्लूर मठ की एक शाखा जो है अद्वैत मठ की स्थापना की गई। अब और भी सुन लीजिए, 1899 की बात हो रही है। तो 1899 में क्या हुआ, अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर क्या हुआ, बेल्लूर मठ की एक शाखा रखी गई जिसका नाम है अद्वैत मठ की स्थापना है। तो याद रखिएगा कि अद्वैत मठ की स्थापना जो है बताएंगे कब हुआ, तो 1899 ईस्वी में। 1899 में अल्मोड़ा के मायावती नामक स्थान पर बेलूर मठ की एक शाखा थी जिसका नाम है अद्वैत मठ। ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे चलते हैं। 20वां प्रश्न की बात करते हैं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था थी। तो राजा राम मोहन राय द्वारा जो है स्थापित जो प्रथम संस्था थी उसका नाम जानते हैं? ऑप्शन नंबर बी, आत्मीय सभा था। क्या था? आत्मीय सभा था। अब चलिए इसके बारे में भी जानकारी लेते हैं। अब देखिए राजा राम मोहन राय ने वर्ष जो है 1814 से 15 की बात करते हैं, ठीक है, 1814 से 15 बात करते हैं। तो याद रखिएगा कि राजा राम मोहन राय ने वर्ष 1814 से 15 में कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की। तो आपसे यह सवाल क्या बना कि आत्मीय सभा की स्थापना कौन किए? राजा राम मोहन राय किए। राजा राम मोहन राय किए तो कहाँ किए? तो कलकत्ता में किए। कलकत्ता में किए तो कब किए, किस वर्ष किए? तो 1814 से 15 में किए थे, अनुमानित माना जाता है। और ये 1815 से 14 के बीच माना जाता है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। तो डेट आपको ऐसे ध्यान रखना होगा। अब इस संस्था का उद्देश्य क्या है पता है? ये राजा राम मोहन राय का जो आत्मीय सभा था, इसका उद्देश्य क्या था? तो एकेश्वरवाद के मत का प्रचार करना था। एकेश्वरवाद पर इनका जो है क्या बोलते हैं, उद्देश्य था कि एकेश्वरवाद हो, एकेश्वरवाद का मत कहिए, इनका प्रचार करना था। क्लियर हो गया। आगे सवाल पूछता है कि दर्शन एवं सामाजिक सुधार पर चर्चा करना। तो दर्शन एवं सामाजिक सुधार पर चर्चा करना, यह भी इनका जो है आत्मीय सभा का उद्देश्य माना गया था। यह स्थापना करने का बात करने की बात हो, ठीक है। अगर और बात करें 1823 ईस्वी में, 1823 ईस्वी में 1823 की बात करते हैं, तक यह सभा जो है निष्क्रिय हो गया। ठीक है, निष्क्रिय मतलब हट गया, खत्म हो गया था, निष्क्रिय भी हो गया था 1823 में। अब 1839 में बात करते हैं, 1839 ईस्वी में बात करते हैं। देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय के विचारों के प्रसार के लिए जो है तत्वबोधिनी सभा की स्थापना की। मतलब कहने का मतलब है कि 1839 में देवेंद्रनाथ टैगोर ने राजा राम मोहन राय का जो विचार था, जो आत्मीय सभा था, जो कि समाप्त हो गया था 1823 में, उसको क्या किए, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना करके वो विचार को मतलब बढ़ाए, उनके विचार को प्रचार किए, विस्तृत किए। बात खत्म, समझ गए? तो चलिए आगे चलते हैं। अब बात करते हैं 21वां क्वेश्चन की बात करते हैं। 21वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन एक सही सुमेलित है? तो कौन एक सही सुमेलित है ये बताइएगा। तो देखिए एक बात जान लीजिए, ऑप्शन नंबर सी जो लगाएंगे वो सही लगाएंगे। एनिमेशन कॉमन विल जो है ये सही सुमेलित है, आप जान लीजिए। महात्मा गांधी मुख्य नायक नहीं, बाल गंगाधर तिलक यंग इंडियन, एकदम गलत। उल्टा गांधी जी का होना चाहिए, तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक। भीमराव अम्बेडकर, एकदम गलत भाई। केसरी होना ही नहीं चाहिए था, जो कि आप जानते हैं केसरी किनका है। तो चलिए हम जान लेते हैं यहाँ पे भी। तो देखिए एक मिनट, यहाँ पे जान लीजिए कॉमन बिल एनिमेशन एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। यंग इंडियन महात्मा गांधी जी, आप पढ़ लिए। केसरी देखिए बाल गंगाधर तिलक, आप ऊपर जस्ट ऊपर नीचे खाली कर दिया है। और मुख्य नायक थे भाई भीमराव अम्बेडकर। क्लियर हो गए? तो आपसे नहीं बोलिएगा ना, मुख्य नायक बोले भीमराव अम्बेडकर। चलिए यहाँ पे मिलान कर देते हैं ना। मान लीजिए एनिमेशन ये तो ठीक है, चलिए हटा दीजिए। मान लीजिए कि
आपका जो है गांधी जी थे यंग इंडियन, मुख्य नायक कौन थे तो भीमराव अम्बेडकर थे, और केसरी कौन थे तो ये थे बाल गंगाधर तिलक। क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। चलिए 22वां प्रश्न देखते हैं, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है? तो भारत का अगर पूछा जाए भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है तो ऑप्शन नंबर सी राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ये जान गए। अब चलिए इसके बारे में जानकारी लेते हैं, ये पढ़ चुके हैं इसलिए जल्दी चलेंगे। राजा राम मोहन राय को प्रथम आधुनिक पुरुष और युगदूत कहा जाता है, ये तो क्लियर हो गया। तो सवाल पूछेगा कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें आधुनिक पुरुष के नाम से जाना जाता है, प्रथम आधुनिक पुरुष के नाम से जानते हैं राजा राम मोहन राय को। ऐसे कौन जो है धार्मिक सुधारक आंदोलन है जो युगदूत के नाम से जाने जाते हैं, तो वो भी राजा राम मोहन राय। क्लियर हो गए 2 क्वेश्चन। आपसे और पूछेगा कि इन्होंने कौन? राजा राम मोहन राय ने भारतीय पुनर्जागरण का पिता, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु और भारतीय राष्ट्रवाद का जनक, आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है। मतलब राजा राम मोहन राय को इतने उपाधि से संबोधित किया गया है कि मत पूछिए। मतलब हर चीज में अगर देखा जाए तो उपाधि ही है एक तरह से कहिए। क्यों? क्योंकि देखिए प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय, युगदूत भाई राजा राम मोहन राय, भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का पिता मतलब भारतीय राष्ट्रीयवाद का पैगंबर या पिता भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं था। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर राजा राम मोहन राय को, अतीत और भविष्य के मध्य सेतु का काम जो किए थे वो करने वाले राजा राम मोहन राय, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक लीजिए, राष्ट्रवाद का जनक कहिए या पैगंबर कह लीजिए, दोनों राजा राम मोहन राय को ही कहते हैं। आधुनिक भारत का पिता राजा राम मोहन राय। समझ गए? इतने नाम आपको याद रखना होगा राजा राम मोहन राय के बारे में, क्योंकि बहुत अच्छी भूमिका निभाए थे धार्मिक सुधार आंदोलन में। देखिए 23वां प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय को राजा उपाधि किसने दी? मतलब राजा की उपाधि किसने दी, यही डायरेक्ट सवाल है। तो ये देने वाले कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी अकबर द्वितीय है, जो कि आप और भी टॉपिक में ऊपर में पढ़ चुके हैं। चलिए आगे जानते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने दी थी। डेट अगर पूछे तो 1806 से 1837 अकबर द्वितीय का शासनकाल था। याद रखिएगा, ऐसे याद रखेंगे कि 1806 से लेके 1837 तक जो है अकबर द्वितीय का शासनकाल था। और उसी के समय जो है मुगल बादशाह ने क्या हुआ, मुगल बादशाह जो अकबर द्वितीय है वो राजा की उपाधि दिया था राजा राम मोहन राय को, ऐसे याद कर सकते हैं। आगे सवाल है कि वे कौन? राजा राम मोहन राय वे अकबर द्वितीय के द्वारा प्रदान इस उपाधि के साथ जो है दूत के रूप में, याद रखिएगा 1830 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजे गए। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है कि अकबर द्वितीय जो है वो उपाधि जो प्रदान किया, राजा की उपाधि प्रदान किया, वो तो सही था। उसके साथ क्या हुआ कि दूत के रूप में, मतलब एक अम्बेसडर के रूप में, दूत के रूप में, आप जानते हैं दूत के रूप में 1830 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट जो विलियम चतुर्थ थे उसके दरबार में भेजा गया। कौन भेजा? अकबर द्वितीय ने भेजा। इनको? राजा राम मोहन राय को। कब भेजा? 1830 में। इन्हें इंग्लैंड के सम्राट, ब्रिटेन सम्राट जो रहे, सम्राट से मुगल बादशाह द्वितीय को मिलने वाली पेंशन को बढ़ाने पर बातचीत करनी थी। मतलब राजा राम मोहन राय को जो भेजा गया उसमें बात हुआ कि भाई जो सम्राट है वहां जाइए, वहां जाके बोलिए कि मेरे पेंशन को बढ़ाए। ठीक है, ये करने के लिए। समझ गए? क्लियर? ठीक है, तो 24वां प्रश्न है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो विचार कीजिए और विचार करके बताइए। तो देखिए विचार करने की बात अगर देखा जाए तो इसका जो है आप देखिए यहाँ पे कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी, ये जो है सही नहीं है। ठीक है, आगे चलिए। मतलब विचार किस पे करना है? तो केशव चंद्र सेन का संबंध जो है उपरोक्त में से किनकी स्थापना से है? मतलब केशव चंद्र का संबंध बताइए कि क्या किस चीज से है और क्या स्थापना किए थे। तो देखिए ऑप्शन नंबर ए जो है वो नहीं है इनके लिए, क्योंकि ऑप्शन नंबर बी मतलब 2 और 3 ये जो है केशव चंद्र से संबंधित है, संबंध रखता है। देखिए टेबरनेकल ऑफ न्यू डिफेंसेस या डिफेंसेंस जो है ये इनसे संबंधित है, याद रखिएगा। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन ये भी जो है केशव चंद्र से संबंधित है। तो केवल जो है 2 और 3 जो है सही है। ठीक है, डिस्पेंसेंस बोलते हैं इसे। चलिए जानते हैं इसमें क्या क्वेश्चन है कि केशव चंद्र सेन जो है महान साम्राज्य सुधारक तथा राष्ट्रवाद व्यक्ति थे। केशव चंद्र सेन जो थे एक समाज सुधारक तो थे, एक राष्ट्रवादी देशभक्त भी थे या राष्ट्रवादी व्यक्ति भी कहिए। ठीक है, 24 जनवरी 1867 मतलब 1868। ठीक है, 24 जनवरी
1868 को केशव चंद्र सेन ने, ठीक है, टेबरनेकल ऑफ न्यू जो है डिस्पेंसेशन बोलते हैं, सॉरी बढ़िया से कर देता हूं, सुन लीजिए। तो जो आप देख रहे हैं 24 जनवरी 1868, 68 कहने का मतलब है कि 1868 है। तो 24 जनवरी 1868 मतलब 24 जनवरी 1868 को केशव चंद्र सेन ने जो है टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक संघ की स्थापना की। ठीक है, आप जिस तरह से आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। याद रखिएगा बस टेबरनेकल याद रखिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट है। टेबरनेकल ऑफ न्यू डिस्पेंसेशन नामक एक संघ की स्थापना किए थे 24 जनवरी 1868 को, मतलब 1868 को। कौन किए थे? केशव चंद्र सेन किए थे, याद रखिएगा। और चलते ही केशव चंद्र सेन ने 29 अक्टूबर 1870, ठीक है, को इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था किया, जो है गठन किए, स्थापना की, जो कर सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया आपका। तो अगर आप पूछे कि 29 अक्टूबर 1870 को इंग्लैंड रिफॉर्म एसोसिएशन नामक स्थापना जो गठन किए थे, कौन किए थे? तो ये किए थे केशव चंद्र सेन किए थे, ठीक है। इसकी सदस्यता जो है सभी जाति और धर्म के लोगों के लिए खुली थी, मतलब इसमें जो है जितने भी धर्म हैं, सभी जाति धर्म के लिए ये खुला हुआ था, इसमें सभी ज्वाइन कर सकते थे, याद रखिएगा। जबकि कलकत्ता जो है यूनिटेरियन कमेटी जो है, जो आप ऊपर सबसे ऊपर पढ़े, का गठन जो है 1823 ईस्वी में ही हुआ था। ये राजा राम मोहन राय, याद रखिएगा, द्वारकानाथ टैगोर एवं विलियम एडम द्वारा किया गया था। क्लियर हो गए? जो आप देख रहे हैं कलकत्ता यूनिटेरियन कमेटी जो है, इसका गठन हुआ था 1823 में, और 1823 में हुआ था तो ये राजा राम मोहन राय और द्वारकानाथ टैगोर और विलियम एडम द्वारा किया गया था। ये तीनों मिलकर किए थे इस कमेटी का स्थापना, गठन जो कर सकते हैं। क्लियर हो गए? चलिए आगे सवाल है 25 क्वेश्चन नंबर है कि ब्रह्म समाज का सिद्धांत जो है आधारित है। तो ब्रह्म समाज का सिद्धांत आधारित है, ऑप्शन नंबर सी, एकेश्वरवाद पर आधारित है, जो कि राजा राम मोहन राय से ही संबंधित है, जो कि हम पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ लेंगे। तो देखिए राजा राम मोहन राय का सिद्धांत जो है एकेश्वरवाद जो है पर आधारित है, ठीक है, एकेश्वरवाद पर आधारित है। ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वर्ष 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय ने की थी। कब की थी? तो 1828 में किए थे। कौन के थे? राजा राम मोहन राय किए थे। और किसकी स्थापना किए थे? कौन से समाज की? ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। अब ब्रह्म समाज जो है कौन सा सिद्धांत है? एकेश्वरवाद का सिद्धांत जो है आधारित है, ये जान लीजिए। इनके अन्य प्रमुख सिद्धांत में जो है मूर्ति पूजा का विरोध, अवतारवाद का खंडन, सार्वभौम ईश्वर को उपासना पर बल दिया है, याद रखिएगा। मतलब कहने का मतलब राजा राम मोहन राय जो थे वो मूर्ति पूजा का विरोध करते थे, अवतारवाद का विरोध करते थे, सार्वभौम ईश्वर का उपासना पर बल दिए थे, ये जान लीजिए। उपासना कीजिए, बल दिए थे। 26 क्वेश्चन नंबर को जानते हैं। निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किया गया? ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी, समाचार चंद्रिका। चलिए तो इसके बारे में जान लीजिए। क्या है कि देखिए समाचार चंद्रिका तो देख लिया, इसमें क्या है कि पत्रिका समाचार चंद्रिका का संपादन जो है राजा राम मोहन राय जो है के धार्मिक व सामाजिक विचारों के विरोध स्वरूप प्रारंभ किया गया। जो आप एक बात जान लीजिए, जो समाचार चंद्रिका है, ये समाचार चंद्रिका जो संपादन किया गया था वो राजा राम जो थे, राजा राम मोहन राय जो थे, इनके विचारों का विरोध कर रहा था। साफ साफ बात यही है। इसके संपादक अगर पूछे, मतलब समाचार चंद्रिका के संपादक अगर पूछे कि लिखने वाले कौन थे, तो वो थे भवानी चरण बंदोपाध्याय थे। बस इतना जान लीजिए। तो समाचार चंद्रिका के संपादक भवानी चंद्र बंदोपाध्याय थे। ये पूर्व में संवाद कॉमेडी के भी संपादक थे, याद रखिएगा। ये संवाद कॉमेडी जो है इसके भी संपादक थे। सोचिए उस समय राजा राम मोहन राय का सपोर्टर नहीं थे, बाद में इन्हीं के विरोध में, इन्हीं के विचार के विरोध में ये कर दिए। खत्म बात, ऐसे याद हो सकता है ना। चलिए अब बात करते हैं 27 क्वेश्चन। 27 क्वेश्चन नंबर है कि व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? तो ऑप्शन नंबर डी, विवेकानंद जी थे। तो याद रखिए व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन थे? विवेकानंद जी थे। और जान लीजिए व्यवहारिक वेदांत का अर्थ है कि धर्म के वेदांत को व्यवहारिक होना चाहिए, जिससे सामान्य लोग भी जो है आसानी से इसका पालन कर सके। इसके प्रतिपादक स्वामी विवेकानंद है। विवेकानंद ने 10 नवंबर 1896 मतलब 1896 के लंदन धर्म जो सम्मेलन में अपने भाषण से इस व्यवहारिक वेदांत के विषय में चर्चा की। 28वां क्वेश्चन देखिए कि ब्रिटिश साम्राज्य जो है, ब्रिटिश साम्राज्य पूरी तरह से सड़ चुका है।
हर तरफ से भ्रष्ट, अत्याचारी व हीन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया था, बता सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर ए सिस्टर निवेदिता के द्वारा दिया गया था। अब सोचिए, निवेदिता का नाम तो कभी नहीं सुने होंगे, जो एनसीईआरटी पढ़े होंगे उनका तो पता होगा, ऐसे नाम नहीं सुने होंगे। तो सिस्टर निवेदिता की बात करें तो इनका यही कहना था, क्या कहना था, चलिए आगे पढ़ लेते हैं। स्वामी विवेकानंद ने 1839 ईस्वी में शिकागो धर्म सम्मेलन में जो है व्यक्त विचार से प्रभावित होकर मार्गरेट नोबेल नामक एक ब्रिटिश थी, जो ब्रिटिश आयरिश बोला जाता है, ब्रिटिश आयरिश थी, महिला विवेकानंद की शिष्य बनकर, याद रखिएगा, भारत आई थी। क्लियर हो गए? जो भारत में सिस्टर निवेदिता के नाम से प्रसिद्ध हो गई। इन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य को सड़ा हुआ और भ्रष्टाचार कहा था, याद रखिएगा। इसलिए सिस्टर मार्गरेट नोबेल को ही नामक एक जो ब्रिटिश आयरिश थी, तो वो उन्हीं का नाम है सिस्टर निवेदिता, याद रखिएगा। ठीक है, आगे चलेंगे। 29 क्वेश्चन नंबर है कि निम्न में किसने कहा था कि अच्छा शासन स्वशासन का जो है स्थापन नहीं है? कौन कहे थे? तो वो कहे थे ऑप्शन नंबर सी, स्वामी दयानंद सरस्वती कहे थे। कौन कहे थे? स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद नहीं, स्वामी दयानंद सरस्वती कहे थे। अब जानते हैं इनके बारे में। तो स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार जो है बुरे से बुरे देशी राज्य अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से श्रेष्ठ है, याद रखिएगा। ये इनके अनुसार कहा गया कि बुरे से बुरे देशी राज्य जो होते हैं अच्छे से अच्छे विदेशी राज्य से श्रेष्ठ होते हैं, याद रखिएगा। इन्होंने सर्वप्रथम जो है स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा, ये पूछता है कि स्वामी दयानंद सरस्वती जो थे, इन्हीं के मुख से कहिए, इन्हीं के मुंह से कहिए, निकला सा सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग। याद रखिए, स्वराज शब्द का उच्चारण इन्हीं के मुंह से निकला था, याद रखेंगे। ठीक है, वेलेंटाइन जो है सिरोल, वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक एवं लॉर्ड कर्जन को भारतीय अशांति का जनक कहा था, याद रखिएगा। लॉर्ड कर्जन को जो है भारतीय अशांति का जनक कहा था, याद रखेंगे। ठीक है, तो वेलेंटाइन सिरोल ने आर्य समाज, बाल गंगाधर तिलक और लॉर्ड कर्जन को भारतीय अशांति का जनक कहा था, ये जान लीजिए। क्लियर हो गए? ठीक है। तीसरा प्रश्न क्या है कि देव समाज का संस्थापक निम्न में से कौन था? तो देव समाज का संस्थापक जो था ऑप्शन नंबर सी, शिव नारायण अग्निहोत्री है, याद रखिएगा। तो शिव नारायण अग्निहोत्री है। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो देव समाज की स्थापना जो है ब्रह्म समाज के, याद रखिएगा, ब्रह्म समाज के अनुयायी शिव नारायण अग्निहोत्री ने 1887 में हुआ था, मतलब 1887 में हुआ था। मतलब सुन लीजिए फिर से कि जो शिव नारायण अग्निहोत्री है वो 1878 में लाहौर में जो है देव समाज की स्थापना किए थे। और देव समाज की स्थापना जो किए थे वो ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, शिव नारायण जी वही किए थे, ये जान लीजिए। और सवाल क्या पूछता है, प्रमुख सिद्धांत जो थे किसके, देव समाज के प्रमुख सिद्धांत जो थे वो थे प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता और सत्य कार्यों पर बल आदि जो है इसके प्रमुख सिद्धांत थे। इन्होंने वेद शास्त्र नामक पुस्तक भी लिखी। कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री जो है वेद शास्त्र नामक पुस्तक भी लिखे थे। इनका सिद्धांत क्या था? प्रभु की सत्ता, आत्मा की अमरता और सत्य कार्यों पर बल, ये जान लीजिए। तो ये याद रखिएगा कि देव समाज की स्थापना कब हुआ? तो 1887 में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। इसके संस्थापक जो थे ब्रह्म समाज के अनुयायी थे, जिनका नाम है शिव नारायण अग्निहोत्री थे, यही किए थे। 31 क्वेश्चन नंबर है, हिंदू विधवा पुनर्विवाह जो अधिनियम है किस वर्ष पारित हुआ? तो वो याद रखिएगा 1856 में हुआ था, 1856 में हुआ था। अब चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर का नाम सुने होंगे, कहानी सुने होंगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के अथक प्रयास मतलब बहुत मेहनत से वर्ष 1856 ईस्वी में, मतलब 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। याद रखेंगे, विधवाओं के उत्थान हेतु एक महत्वपूर्ण व्यक्ति डीके कार्वे भी थे, जिन्होंने पूना में विधवा आश्रम की स्थापना की। याद रखेंगे, तो विद्यासागर के प्रयास से 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम लागू होगा। एक सवाल हो गए, विधवा के उत्थान हेतु जो है प्रयास जो कर रहे थे, प्रयासरत बोलते हैं, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे डीके कार्वे। ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे थे डीके कार्वे जी उन्हीं के समय में। याद रखिएगा, ऐसे याद कर सकते हैं, जिन्होंने पूना में जो है विधवा आश्रम की स्थापना किए। बस इतना जान लीजिए। ये सवाल जरूरी नहीं है कि पूछेगा, ये जरूर पूछेगा कि डीके कार्वे जो थे ये भी विधवा पुनर्विवाह से संबंधित रखते हैं, कहाँ रखते थे और कहाँ ये विधवा पुनर्विवाह आश्रम खोले थे? पुणे में खोले थे। बस इतना जान लीजिए।
ठीक है। आगे चलेंगे 32 क्वेश्चन नंबर है कि नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। तो देखिए नेटिव जो है याद रखेंगे, नेटिव मैरिज जो है किस वर्ष पारित किए थे, तो ऑप्शन नंबर बी 1872 में ये किया गया था। अब इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, फिर से सुन लीजिए कि केशव चंद्र सेन के प्रयासों से 1872 ईस्वी में नेटिव मैरिज एक्ट पारित किया गया। ठीक है, किनकी मदद से, केशव चंद्र सेन की मदद से 1872 में किया गया था। इस एक्ट के अंतर्गत जो है विवाह जो है, विवाह हेतु लड़के और लड़कियों की आयु 18 वर्ष और 14 वर्ष, लड़के का 18, लड़की का 14 वर्ष, याद रखिएगा। और इसे ब्रह्म विवाह अधिनियम भी कहते हैं, किसे, नेटिव मैरिज एक्ट को, ये भी ध्यान रखेंगे। 33वां प्रश्न की बात करते हैं, निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था। जूरी अधिनियम था, उसका घोर विरोध किए थे, तो और कोई नहीं, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय इसका विरोध किए थे। और चलिए जानते हैं राजा राम मोहन राय के बारे में। तो 1826 ईस्वी में जूरी अधिनियम का विरोध करने वाले और कोई नहीं, हमारे राजा राम मोहन राय थे। याद रखिएगा, क्योंकि इस अधिनियम के द्वारा, याद रखेंगे, न्यायालयों में धार्मिक आधारों पर भेदभाव प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिएगा, जो जूरी अधिनियम था, इसमें था कि न्यायालय जो होते थे, हाईकोर्ट जो होते थे, उसमें भी धार्मिक आधारों पर भेदभाव आरंभ हो गया था, उसके विरोध ये खड़ा हुए थे। याद रखिएगा, ये 1826 ईस्वी में जो है, याद रखेंगे, ये शुरू हुआ था। और याद रखेंगे, इसके अनुसार क्या हुआ कि किसी भी भारतीय के मामलों की सुनवाई अंग्रेज व ईसाई जज कर सकते थे, परंतु अंग्रेज व ईसाइयों के मामले में सुनवाई का अधिकार अन्य धर्म से संबंधित जज नहीं कर सकते थे। मतलब कोई भी और जाति, हिंदू मुस्लिम नहीं कर सकता था। याद रखिएगा, अंग्रेज हैं तो अपना कर सकते हैं, लेकिन अंग्रेज हम लोग के हिंदू मुस्लिम जो है न्याय में भाग ले सकता है, लेकिन हम लोग नहीं ले सकते थे। इसलिए ये राजा राम मोहन राय विरोध किए थे, जो कि जूरी अधिनियम को विरोध किए थे। क्वेश्चन नंबर ध्यान से सुनेंगे, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी, तो वो किए थे ऑप्शन नंबर डी गोपाल कृष्ण गोखले। और चलिए इनके बारे में जानते हैं। तो याद रखिएगा, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना जो है गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा 1905 ईस्वी में किया गया था, ये पढ़ चुके हैं। पूना में भी, मतलब पूना में की गई थी, ये भी जान लीजिए, पूना मतलब महाराष्ट्र में की गई थी। इसका उद्देश्य जो था, ऐसे प्रचारकों का समूह बना था जो किसी भी परिस्थिति में भारत माता की सेवा करने हेतु तैयार रहो, कोई भी परिस्थिति हो। सवाल क्या है 35 कि भारत सेवक समाज की स्थापना जो है किसने की थी, तो याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले ही किए थे। इसी का नाम तो सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, याद रखेंगे, इसी पे समाज की जगह पे संघ कर दिया है। अब चलिए इनके बारे में जान लेते हैं। तो एक चीज जान लीजिए, गोपाल कृष्ण गोखले एक महान समाज सुधारक और शिक्षाविद थे, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के अनुकरणीय नेतृत्व प्रदान किया। याद रखेंगे, भारतीय शिक्षा के विस्तार के लिए 1905 ईस्वी में उन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है की स्थापना की, जिसे हम भारत सेवक संघ भी बोलते हैं या भारत सेवक समाज भी बोलते हैं। महात्मा गांधी गोपाल कृष्ण गोखले को अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, ये भी ध्यान रखिएगा, कौन गुरु मानते थे, तो गांधी जी मानते थे गोपाल कृष्ण गोखले को कौन से गुरु, तो राजनीतिक गुरु मानते थे। बात खत्म। और ये एनसीईआरटी का जो है ये 28 अध्याय खत्म हो गया। नेक्स्ट अध्याय आपका वेट कीजिए, कल तक अपलोड हो जाएगा। इसी तरह प्यार और लाइक बरसाते रहे, तो जल्द ही एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव का भी साइंस आने वाला है। सिर्फ आपके बीपीएससी, बिहार एसएससी और ऑल एग्जाम इंडियन का जो भी जीके जीएस के मामले में बात करेंगे, तो वो नलेन अकेडमी कंटेंट देगा।